तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की है मिस्टर फिर से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा और सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 4। अब चैप्टर 4 में आपको पढ़ने वाले हैं गतिमान, आवेश और चुंबक। ठीक है, गतिमान, आवेश और चुंबक के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर होगा। इस चैप्टर में आपको पूरा जो भी चीज़ें रहेंगी सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, शेयर कर देंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपके स्क्रीन पर तुरंत ही आ जाए। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर और एसकेएम स्टडी क्लासेस.com वेबसाइट पर और एसकेएम स्टडी ऐप पर भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस चैप्टर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली है। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लास्ट तक सभी हमारे स्टूडेंट जुड़े रहेंगे, तभी आपको सारी चीज़ों को क्लियर हो पाएगा। तो चलिए, जैसे चैप्टर का नाम से आपको समझ में आ रहा हो, गतिमान, आवेश और चुंबक। तो गतिमान आवेश के बारे में पढ़ेंगे, जो आवेश आपके गतिमान है, और चुंबक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले चुंबक के बारे में जानते हैं। चुंबक आखिरकार होता क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे और यह किस टाइप के, कितने टाइप के होते हैं, सारे प्रकार के चुंबक पढ़ेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। चुंबक के बारे में पहले जानते हैं आपको। वह काला पत्थर, क्या? वह काला पत्थर जो लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे हम क्या कहेंगे? चुंबक कहते हैं। यानी कि वह काला पत्थर, ठीक है, वह काला पत्थर जो लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे हम चुंबक कहते हैं। यानी कोई काला पत्थर, यानी काला पत्थर उसे कह दिया, कोई पदार्थ है जो लौह पदार्थों को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहेंगे? चुंबक कहते हैं। ठीक है, चुंबक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं पहले देखते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो चुंबक के प्रकार पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहला नंबर हमारा क्या है? प्राकृतिक चुंबक। दूसरा नंबर हमारा क्या है? कृत्रिम चुंबक। ठीक है, तो ये आपके दो प्रकार के चुंबक हैं। तो चुंबक दो प्रकार के आपके मिले, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। ठीक है, चलिए अगला देखिए हमारा क्या है? प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक की बात करेंगे। प्राकृतिक चुंबक आखिरकार किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको बताएंगे, उसके बाद आगे आपको अच्छी तरीके से हम बताते रहेंगे। ठीक है, तो प्रकृति में पाया जाने वाला वह काला पत्थर, यानी प्रकृति में पाया जाने वाला वह काला पत्थर जो लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाला वह काला पत्थर जो लौह पदार्थों को, किसको? लौह पदार्थों को, लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ठीक है, तो Fe3O4 ये चुंबक खानों में पाए जाते हैं। जो Fe3O4 के ये चुंबक होते हैं ये खानों में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ? खान में पाए जाते हैं। खान से खोद करके इसको निकाला जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखिए, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कृत्रिम चुंबक होता है जिसको हम लोग उपयोग करते हैं स्पीकर में, अदर जगह जहाँ पर इसका हम उपयोग करते हैं। जैसे कि मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यानी जो मानव के द्वारा निर्मित होता है चुंबक उसे हम क्या कहेंगे? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया हमारा? दंड चुंबक, नाल चुंबक, विद्युत चुंबक। कितने प्रकार के? दंड चुंबक, नाल चुंबक और विद्युत चुंबक। तो ये आपके कौन से हो गए? कृत्रिम चुंबक हो गए। ठीक है, जो मानव के द्वारा बनाए गए चुंबक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपको बताते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं चुंबक के गुण। आखिरकार एक चुंबक को, अगर हमारे हाथ में चुंबक रखा है तो उसको कैसे सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, आखिरकार अगर कोई चुंबक है हमारा तो उसको कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये चुंबक ही है? इसमें जो जो गुण आपको देखेंगे इस गुण से हम उसको पहचानेंगे कि हमारा यह चुंबक ही है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, जब किसी चुंबक को, किसको? जब किसी चुंबक को किसी लौह चुंबकीय के पदार्थ के पास ले जाते हैं, जब किसी चुंबक को किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के पास ले जाते हैं तो चुंबकीय प्रेरण के कारण, किस कारण? चुंबकीय प्रेरण के कारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, जब किसी चुंबक को, किसको? जब किसी चुंबक को किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के पास, किसके पास? किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के पास ले जाते हैं तो वह चुंबकीय प्रेरण के कारण क्या होता है? चुंबकीय प्रेरण के कारण क्या होता है? लोहा भी वह क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है। ठीक है, वह लोहा क्या होता है?
चुंबक बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव आपको मिलेंगे, हमेशा दो ध्रुव मिलेंगे। पहला हमारा क्या है, नॉर्थ पोल, दूसरा क्या है हमारा साउथ पोल। तो दो ध्रुव आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और देखिए चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। अगर आप चुंबक को अलग उसके ध्रुवों को अलग करना चाहेंगे, जैसे कोई चुंबक आप कोई तोड़ दिए, ठीक है, चुंबक आप तोड़ेंगे तो उसमें भी नॉर्थ साउथ बन जाएगा। ठीक है, ये उसका गुण होता है कि चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, चुंबक को ध्रुवों के समीप में, चुंबक के ध्रुवों के समीप में चुंबकत्व का गुण अधिक होता है। क्या होता है, चुंबक के ध्रुवों के समीप में चुंबकत्व का गुण अधिक होता है तथा चुंबक के ध्रुवों से दूर जाने पर चुंबकत्व का गुण कम हो जाता है। किसका, चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, चुंबक के ध्रुवों के मध्य, जो चुंबक है हमारा, चुंबक के ध्रुवों के मध्य चुंबकत्व का गुण शून्य होता है। क्या होता है, चुंबक के ध्रुवों के मध्य क्या होता है, चुंबकत्व का जो गुण होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि जो चुंबक के हम बीच में जो होता पार्ट होता है, वहां पर अगर हम जाएंगे तो वहां पे जो चुंबकत्व होगा, जो लोहे का खींचने वाला गुण होगा, वो शून्य आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, यदि किसी चुंबक को, यदि कोई चुंबक है हमारा, यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, यदि कोई चुंबक है, उस चुंबक को हम अगर स्वतंत्रता पूर्वक किसी धागे या किसी से बांध करके उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर ठहरेगा। ठीक है, तो यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक क्या करते हैं, लटका दिया जाए, तो चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है उत्तर की ओर और दक्षिणी ध्रुव किसकी ओर, दक्षिण की ओर ठहरेगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आगे देखिए, यदि किसी चुंबक को, यदि कोई चुंबक है हमारा, यदि किसी चुंबक को आग में डालते हैं, तो यदि कोई चुंबक को हम अगर आग में डाल देते हैं तो अस्तित्व खत्म हो जाता है। चुंबक का जो अस्तित्व है, जो चुंबक का गुण होता है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का, वो अस्तित्व आपका खत्म होने लगता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, जब दो चुंबकों को पास में लाया जाता है, जब दो चुंबक को कहाँ पास में लाया जाता है तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, अगर हम दो चुंबक को अगर आप पास में लाएंगे तो उसमें या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। यदि सेम पोल रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, यदि विपरीत पोल रहेगा तो क्या होगा, आकर्षण रहेगा उसमें। ठीक है, तो ये आपकी बात याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, धारावाही परिनालिका। क्या, धारावाही परिनालिका के बारे में थोड़ा जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, चलिए धारावाही परिनालिका के बारे में जानते हैं। तो धारावाही परिनालिका मतलब क्या होता है कि ऐसी परिनालिका जिसमें हम धारा को प्रवाह कर सकें। ठीक है, तो धारावाही परिनालिका खोखले बेलन जैसा होता है। जो धारावाही परिनालिका होती है कैसी होती है, खोखले बेलन के जैसे होती है। यह लकड़ी या दप्ती का बना होता है। किसका बना होता है, यह खोखले बेलन की तरह होती है, लेकिन यह बना किसका होता है, लकड़ी या दप्ती का बना होता है। इसमें तांबे के विद्युत रोधी तार लपटे होते हैं। क्या होते हैं, तांबे के जो होते हैं विद्युत रोधी तार लपटे होते हैं। इस तार का संबंध किसी सेल या कुंजी से कर दिया जाता है। जो तार का संबंध है किससे कर दिया जाता है, किसी सेल या कुंजी से कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है हमारा, जैसे ही कुंजी के को दबाते हैं या के को लगाते हैं, धारावाही परिनालिका में धारा प्रवाहित होने लगती है और कुछ समय बाद यह चुंबक बन जाता है। अगर देखिए अभी आपको फिगर में समझाएंगे, मान लीजिए पेन हमारी है। ठीक है, अगर इस पेन में हम अंदर से क्या कर दें, खोखला कर दें, इसमें लपेट दें, क्या वायर लपेट दें। ठीक है, अगर इसमें तार हम लपेट देते हैं तो अगर इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ये कुछ समय बाद देखेंगे कि चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगी। ठीक है, तो आगे देखिए, जिस सिरे पर क्या, जिस सिरे पर विद्युत धारा का प्रवाह वामावर्त होता है, यानी कि जिस सिरे पर क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह किसमें वामावर्त होता है, उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। जिसमें हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा, वामावर्त में होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव कहेंगे। तथा जिस सिरे पर विद्युत धारा का प्रवाह दक्षिणावर्त होता है,
उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये वामावर्त हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा? दक्षिणावर्त हो जाएगा। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, ये हमारा क्या है? ई है, जिसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सोर्स कहेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, एक हम क्या कर दिए? वायर लपेट दिए हैं। ठीक है, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ। अगर इसमें हम धारा प्रवाहित कर दें कुंजी को दबा करके, ठीक है, अगर इस कुंजी को दबा देंगे तो क्या होगा? ये आपका पूरा क्लोज्ड लूप बन जाएगा, धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, अब इसमें धारा अगर प्रवाहित होने लगी तो देखेंगे कुछ देर बाद ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगी। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? धारावाही परिनालिका कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे आपको बताते हैं। आगे इसका क्या है? धारावाही परिनालिका का चुंबकीय व्यवहार। जो धारावाही परिनालिका है इसका चुंबकीय व्यवहार कैसा होगा? ठीक है, तो दो धारावाही परिनालिकाओं को पास लाने पर उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। यदि हम दो धारावाही परिनालिका को पास में लाते हैं तो उसमें क्या होगा? आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? या उसमें आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। चुम्बक की भांति इसमें दो सभी चीज़ें होती हैं। अगर धारावाही परिनालिका हम क्या कर दें? करंट फ्लो कर दें तो हम इसमें क्या होगा कि या तो इसमें क्या होगा? आकर्षण होगा या इसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, चलिए, यदि किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो, यदि किसी धारावाही परिनालिका को किस तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर दिया जाए? लटका दिया जाए तो उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर ठहरता है। ठीक है, अगर हम क्या कर दें? यदि किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर दें? लटका दें तो जो उसका उत्तरी ध्रुव है उत्तर की ओर और दक्षिणी ध्रुव किसकी ओर? दक्षिण की ओर ठहरता है। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे हम पढ़ने वाले हैं बायो-सेवर्ट का नियम। आखिरकार बायो-सेवर्ट का नियम होता क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बायो-सेवर्ट के नियम के बारे में जानते हैं और आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो बायो-सेवर्ट का नियम आखिरकार होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी जानेंगे। तो बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया जिसे हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया जिसे हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। अब इस नियम के अनुसार देखेंगे क्या चीज़ें दी गई है। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल से उत्पन्न किसी धारावाही चालक तार के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। अब वो बातें कौन कौन सी हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए, यदि चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा आई या किसमें? यदि चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती, जो डेल्टा बी होता है वो क्या होगा कि चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 इसको बना लेंगे। उसके बाद देखिए, यदि चालक तार के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, किसके? यह क्या होता है, जो अल्पांश लंबाई डेल्टा एल है उसके भी अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक, समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे तीसरे पॉइंट में, यह धारा की दिशा एवं चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, आगे देखिए, यह चालक खंड से बिंदु P तक की दूरी के वर्ग यानी कि आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती, यानी कि डेल्टा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब इसमें देखेंगे समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर अभी सभी समीकरण को क्या कर दें, अगर हम जोड़ देंगे, डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये अल्पांश लंबाई हमारी होगी, इसमें करंट आई प्रवाहित हो रही है, थीटा हमारा एंगल बनेगा, ये हमारा क्या होगा?
P होगा, ठीक है। तो धारावाही चालक ये हमारा बन जाएगा। तो अगर यहाँ से अगर इसको हम हटाएगा अनुक्रमानुपाती को, तो हमारा एक नियतांक आएगा μ0/4 I डेल्टा L sin थीटा अपन r², समीकरण नंबर 5। अब ये देखिए आपका पूरा फार्मूला निकल कर आ गया। अब जहाँ देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें आई हुई है, ठीक है। जहाँ हम देखेंगे तो μ0/4 क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। μ0 क्या है, हवा या निर्वात की चुंबकशीलता, और इसका मान 4 पाई × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर होता है, ठीक है। और डेल्टा एल की बात करेंगे, तार की अल्पांश लंबाई है ये, ठीक है। आई की बात करते हैं, चालक तार में प्रवाहित धारा है। आर की बात करेंगे, चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की दूरी है। और डेल्टा बी की बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो इतने चीज़ें आपकी दी हुई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विद्युतशीलता अपसाइलन नॉट था चुंबकशीलता μ0 में संबंध। क्या, विद्युतशीलता अपसाइलन नॉट था चुंबकशीलता μ0 में संबंध, ठीक है। अब इसमें संबंध क्या होगा इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो μ0 क्या होगा, μ0 बराबर क्या होगा, 4 पाई × 10⁻⁻7/1 न्यूटन एम्पीयर स्क्वायर, ठीक है। और देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 9 × 10⁻9/1 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ बात करेंगे 1 यानी कि एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई 9 × 10⁻9, समीकरण नंबर 2। यहाँ से देखेंगे एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या निकल कर आएगा, इसको यानी 1/4 पाई को उधर के ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई 9 × 10⁻9, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या, म्यू इंटू, इनको दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या होगा, μ0 × एप्सिलॉन नॉट 4 पाई × 10⁻⁻7/4 पाई × 9 × 10⁻9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/9 × 10⁻9 × 10⁻7, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/9 × 10⁻16, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर × 10⁸ का होल स्क्वायर, ठीक है। c बराबर क्या होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे μ0 × एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c², और c² बराबर क्या हो जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, या c बराबर क्या हो जाएगा 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपका संबंध निकल कर आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक हमारा देखिए क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं। क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं किससे कहते हैं, इनके बारे में जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह बल रेखाएं एक काल्पनिक बंद वक्र होता है। जो यहाँ बल रेखाएं होती हैं क्या होता है, यहाँ एक काल्पनिक बंद वक्र होता है जिस पर चुंबकीय सुई चलती है। क्या चलती है, चुंबकीय सुई चलती है, उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं किससे कहते हैं, यह बल रेखाएं एक काल्पनिक बंद वक्र होता है जिस पर चुंबकीय सुई हमारी चलती है, जिसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं आपको दिख रही होंगी। चलिए आगे हम बात करेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में बात करेंगे। आखिरकार चुंबकीय बल रेखाओं का गुण क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यह बल रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। क्या होती हैं, जो यह बल रेखाएं होती हैं क्या होती हैं, यह एक बंद वक्र होती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं एक बंद वक्र होती हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों के पास में पास पास तथा ध्रुवों से दूर जाने पर दूर दूर हो जाती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ध्रुवों के पास में क्या होती हैं, पास पास होती हैं, तथा ध्रुवों से दूर जाने पर क्या हो जाती हैं, दूर दूर हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लेते हैं कोई बिंदु है, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। क्या करता है, मान लेते हैं कोई बिंदु है, उस बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है उस बिंदु पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, व्यक्त करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्या है हमारा, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर हम दो चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें तो कभी भी ये एक दूसरे को काटती नहीं है। क्या करती हैं, काटती
नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रवेश करती हुई दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं और पुनः उत्तरी ध्रुव पर आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चुंबकीय बल रेखाएं देखने को मिलेंगी। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। कौन सा टॉपिक हमारा होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। मान लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या करा है कि धारावाही चालक पर जो बल लगेगा वहाँ कौन सा बल होगा। ये मान लीजिए कोई हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे सभी जगह क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, जो आपको लंबवत लाइन दिख रही होगी वो हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और जो एक रेखा दिख रही होगी वो हमारा क्या है, चालक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल है वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए, मान लेते हैं माना किसी चालक तार की लंबाई कैपिटल L, तार में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र A और कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, तो देखिए आगे निकलेगा क्या यहाँ पे कि किसी धारावाही के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें हैं जिस पर यह निर्भर करेगा, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, समीकरण नंबर 1, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, समीकरण नंबर 2, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, समीकरण नंबर 3, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, समीकरण नंबर 4। यानी चालक तार की लंबाई के जो होगा उस पर जो बल लगेगा उसके अनुक्रमानुपाती होगा। अगर चालक तार पर जो बल लग रहा है उसमें धारा के अनुक्रमानुपाती होगा और चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होगा, और जिसमें एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, उसके भी अनुक्रमानुपाती होगा। अब यहाँ पर देखेंगे समीकरण नंबर 1, 2, 3 व 4 से। ठीक है, तो यह फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LIB साइन थीटा, क्या LIB साइन थीटा, या इसको अनुक्रमानुपाती हटाएंगे के आएगा आपका, तो क्या हो जाएगा KIBL साइन थीटा, या F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। चूंकि के का मान हमने 1 रख दिया, एक नियतांक है, इसको कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम केस फर्स्ट की बात करते हैं। क्या केस फर्स्ट की बात करेंगे जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो समीकरण नंबर 5 से देखिए हमारा क्या आया था, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा आया था। तो यहाँ पे थीटा का मान हम कितना रख रहे हैं, 90 डिग्री, तो आएगा क्या, F इज इक्वल टू IBL इंटू 1, और B का मान निकालेंगे तो F अपॉन IL हो जाएगा। अब यूनिट ऑफ B की बात करते हैं। यूनिट ऑफ B क्या निकल कर आएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या डाइन सेंटीमीटर प्रति कूलाम सेंटीमीटर। अब इसके बीमा की बात करेंगे तो बीमा क्या हो जाएगी, mt की पावर -2 a की पावर -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे लॉरेंज बल। आखिरकार लॉरेंज बल होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए लॉरेंज बल होता क्या है, जब कोई वस्तु क्या होता है, जब कोई वस्तु आवेशित होता है, क्या होता है, जब कोई वस्तु आवेशित होता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या कर रहा है इसमें कि जब कोई वस्तु क्या होता है, आवेशित होता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। क्या करता है, एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु क्या होता है, आवेशित होता है तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, हमने आपको बताया धारावाही प्रणाली का, उसमें भी ऐसी क्रियाएं घट रही थी कि जब उसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे थे तो उसके चारों ओर क्या हो रहा था कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा था। ठीक है, जिस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे ये हमारा क्या है, आवेशित कोई वस्तु है। ठीक है, अब यहाँ पर माना कोई वस्तु जिस पर आवेश की मात्रा Q एवं उसके क्षेत्र में E इलेक्ट्रॉन का वेग B बनने वाला कोण थीटा तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B हो तो लॉरेंज बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, किन बातों पर निर्भर करता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, समीकरण नंबर 1, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, समीकरण नंबर 2, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, समीकरण नंबर 3, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, समीकरण नंबर 4।
अब सभी समीकरण को अगर हम मिलाएंगे 1 2 3 4 को, तो क्या हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बी साइन थीटा वी, या एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बी साइन थीटा। के बराबर क्या हो जाएगा 1, तो एफ इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे, क्यू बी साइन थीटा। क्या, क्यू बी साइन थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है, समीकरण नंबर 5। चलिए अगला देखिए हम क्या पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ेंगे किसी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। मान लेते कोई हमारा धारावाही चालक है, उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम के जो नियम हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो प्रथम नियम की बात करेंगे, तो प्रथम नियम या दाएं हाथ की हथेली का नियम। पहला नियम क्या है, प्रथम नियम या दाएं हाथ की हथेली का नियम। मैक्सवेल की दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। क्या है हमारा, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम। यानी देखेंगे दाएं हाथ की, जब हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां उस ओर इशारा करें जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो, तथा अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा को बताए, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए अपना हाथ ऐसे हमने फैला दिया, तो ये क्या बताएगा, धारा की दिशा बताएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि जब हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां उस ओर इशारा करें जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना हो, तथा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा बताए, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होता है। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर की बात करेंगे। दूसरा नंबर क्या है हमारा, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। क्या, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। देखिए क्या होगा, जब किसी पेंच को कसते समय, क्या, जब किसी पेंच को कसते समय पेचकस की नोक, जो हमारी पेचकस की नोक है, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। यानी जब किसी पेंच को कसते समय पेचकस की जो नोक है वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठे के चलने की दिशा, जो अंगूठे के चलने की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई हमारा पेंच है, इसको हम कसने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम कसने का प्रयास कर रहे हैं तो जो नोक है वो क्या बताएगी, धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और जो अंगूठे के चलने की दिशा है क्या बताएगा, वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये आपका मैक्सवेल का धारा दक्षिणावर्ती पेंच का नियम हो गया। ठीक है, अभी हमने धारावाही परिनालिका में निकाला, अब हम निकालेंगे धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय बल। अभी हमने कहाँ निकाला, धारावाही परिनालिका में निकाला। अब हम निकालने वाले हैं धारावाही चालक में उत्पन्न बल निकालेंगे। ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय बल निकालेंगे। तो इसके निम्नलिखित दो नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। ठीक है, तो दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या होगा कि यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं, यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे के समीप, क्या, अंगूठे के समीप सभी अंगुलियां परस्पर लंबवत हो, तो अंगुलियां विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी, तथा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेंगी। तो चुंबकीय बल की दिशा हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होंगी। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नियम हमारा क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, यदि अपने हम बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे के समीप दोनों अंगुलियां परस्पर लंबवत हों, पहली अंगुली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा दूसरी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो चुंबकीय बल की दिशा अंगूठे के बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्या, अंगूठे के बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी नियमों को अच्छी तरीके से आप लोग बुक में जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे आपको बताते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पढ़ने वाले हैं हम ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी कारण ऋजुरेखीय क्या पढ़ने वाले हैं, ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए इसमें देखते हैं हम कुछ और यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, एक्स पॉइंट है, ये हमारा वाई पॉइंट है, ये हमारा पी पॉइंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखिए बी ए सी हम मान लेते हैं, 3 बिंदु हम लेते हैं यहाँ पे, तो मान लेते हैं हमारा डेल्टा एल दूरी पर ए और बी बिंदु स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर d5 बन रहा है, φ2 माइनस φ1। ठीक है, ये एंगल बन रहे हैं, तो ये आपको याद कर लेना। और इसमें देखिए आई आपकी एम्पियर करंट प्रवाहित हो रही है। ठीक है, फ्लो हो रही है। तो चलिए अब देखेंगे, इसमें हम बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें हम बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको देखेंगे। देखिए बायो-सेवर्ट के नियम से क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी डेल्टा बी बराबर μ0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से देखेंगे त्रिभुज ए एन बी में, कहाँ पर, त्रिभुज ए एन बी में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना रखा है, त्रिभुज ए एन बी। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यल अपान के, यानी कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो इससे निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए एन अपान यल, क्या हो जाएगा, ए एन अपान यल हो जाएगा, ए एन अपान डेल्टा एल हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर ए एन निकालेंगे यहाँ पे तो डेल्टा एल साइन थीटा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, ए एन पी में निकालेंगे तो साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा, यल अपान के, यानी कि ए एन अपान यक्स। ठीक, तो इस तरीके से आपको निकाल लेना, ए एन बराबर क्या हो जाएगा, यक्स साइन डी फाई। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, यक्स साइन डी फाई निकलेगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए इसमें इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से देखेंगे, क्या देखेंगे, डेल्टा एल साइन थीटा बराबर यक्स साइन डी फाई, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब एपी धारा खंड सूक्ष्म है, क्या ए बी धारा खंड क्या है, सूक्ष्म है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, समीकरण नंबर 4 से क्या हो जाएगा, साइन डी फाई बराबर डी फाई। ठीक है, डेल्टा एल साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स डी फाई, क्या हो जाएगा, एक्स डी फाई। ठीक है, और यहाँ समीकरण नंबर 5 हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, समीकरण नंबर 5 से डेल्टा एल साइन थीटा का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई आई एक्स डी फाई अपान एक्स इंटू एक्स। टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा बी बराबर क्या मिलेगा, μ0/4 पाई इंटू आई डी फाई अपान एक्स, समीकरण नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा। अब त्रिभुज पी सी ए में देखेंगे, त्रिभुज पी सी ए में क्या हो जाएगा, ए सी पी, क्या ए सी पी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर के, आर बराबर ए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कास फाई बराबर क्या हो जाएगा, ए अपान के, क्या कास फाई बराबर क्या हो जाएगा, ए अपान के। कास फाई बराबर अगर यहाँ पे निकालेंगे तो ए का मान कितना है, आर, तो क्या हो जाएगा, आर अपान के। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देखेंगे आर बराबर कितना है, ए है। ठीक है, तो इसी आधार पर हम यहाँ पे लिख लेंगे काश फाई बराबर आर अपान के। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, क्या हो जाएगा, यक्स बराबर आर अपान कॉस फाई, समीकरण नंबर 6 में रखने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई इंटू आई डी फाई अपान आर अपान काश फाई। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई इंटू आई अपान आर काश फाई इंटू डी फाई, समीकरण नंबर 7। अब देखेंगे आगे, यदि संपूर्ण धारावाही चालक तार, क्या समीकरण नंबर 7 तक हमारा आया। ठीक है, डेल्टा बी का मान, तो यदि संपूर्ण धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र बी हो, तो अब हम क्या कर दें, जो हमारा धारावाही चालक तार है उसमें हम क्या कर दिए कि जो हमारा संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होगा वो मान लेते हैं हमारा क्या है, बी है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, φ2 अपान माइनस φ1, क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर समीकरण नंबर 8। ठीक है, अब समीकरण नंबर 8 में डेल्टा बी का मान रखने पर, किसका मान, डेल्टा बी का मान रखेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1, यानी कि μ0/4 पाई इंटू आई अपान आर काश फाई इंटू डी फाई। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई इंटू आई अपान आर इंटीग्रेशन φ2 माइनस φ1
फाई 2 माइनस फाई 1 कास फाई डी फाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपान आर साइन फाई यानी कि फाई 2 माइनस फाई 1, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको और तो क्या हो जाएगा म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपान आर साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा साइन माइनस फाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन फाई, ठीक है। तो ये आपका पूरा सॉल्विंग हो जाएगा। अब हम इसमें केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट में देखिए जब धारावाही चालक तार की लंबाई जब धारावाही चालक तार की जो लंबाई है कितना है अनंत हो तो, ठीक है। अगर धारावाही चालक तार की लंबाई अनंत है तो फाई 1 बराबर फाई बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी बराबर म्यू 0/4 पाई क्या हो जाएगा बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई अपान आर साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा बी बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपान आर 1 + 1, ठीक है। क्या हो जाएगा बी बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपान आर इंटू 2, ठीक है। क्या हो जाएगा बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0/2 पाई इंटू आई अपान आर, क्या हो जाएगा म्यू 0/2 पाई इंटू आई अपान आर, ठीक है। चलिए आगे देखिए आगे क्या है हमारा जब बिंदु P एक सिरे पर स्थित हो तो, जब बिंदु क्या हो जब बिंदु इसमें देखिए क्या दिया है कि जब बिंदु एक सिरे पर स्थित हो तो क्या हो जाएगा फाई 1 बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और फाई 2 बराबर 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपान आर यानी साइन 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 9 साइन 90 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपान आर यानी कि 0 + 1, क्या 0 + 1, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपान आर, क्या आई अपान आर। अब यहाँ पे केस थर्ड की बात करेंगे यदि तार की लंबाई सीमित हो तो, क्या यदि तार की लंबाई क्या हो सीमित हो तो फाई 1 क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड और फाई 2 बराबर क्या हो जाएगा फाई, ठीक है। यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपान आर यानी कि साइन 0 डिग्री प्लस साइन फाई, ठीक है। अब यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपान आर साइन फाई, क्या हो जाएगा म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपान आर इंटू साइन फाई। ये आपका पूरा फार्मूला निकल कर आ गया, ठीक है। अब चलिए आगे पढ़ने वाले हैं। आगे भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्पीयर का परिपथीय नियम। क्या एम्पीयर का परिपथीय नियम आखिरकार होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जानकारी जानेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए एम्पीयर के परिपथीय नियम के बारे में पढ़ते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो एम्पीयर का परिपथीय नियम आखिरकार होता क्या है तो इसमें जानेंगे किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश, क्या किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, क्या किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र उसके समाकलन के उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का क्या होगा है म्यू 0 गुना होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई हमारा क्या है बंद परिपथ है तो उसके सीमा के अनुदिश, क्या उसके सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, सीमा का अनुदिश क्या चुंबकीय क्षेत्र उसके समाकलन के, क्या उसके समाकलन के उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का म्यू 0 गुना होता है। कितना म्यू 0 गुना होता है। तो इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल क्या हो जाएगा आई म्यू 0, क्या आई म्यू 0, ठीक है। अगर हम केस फर्स्ट की बात करें, अगर हम इसमें क्या लें वृत्तीय पथ लें, क्या लें अगर हम वृत्तीय पथ लें तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा डेल्टा एल क्या हो जाएगा वेक्टर बी, ये हो जाएगा आर स्मॉल आर। तो यहाँ से एल एच एस लेंगे, क्या लेंगे एल एच एस लेंगे। तो इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा, क्या इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा, ठीक है। तो वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी एल के बीच कोण 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो वेक्टर बी और वेक्टर डी एल के बीच कोण 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो क्या होगा इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 डिग्री, क्या बी डी एल कॉस 0 डिग्री। और क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस 0 अंश का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी डी एल। तो यहाँ बी बराबर क्या है म्यू 0/2 पाई आई अपान आर। तो यहाँ पे मान रख देंगे हम। यहाँ पे जब हम मान रखेंगे तो क्या आएगा म्यू 0/2 पाई इंटू आई अपान आर डी एल, ठीक है। चलिए आगे देखिए आगे क्या होगा म्यू 0/2 पाई इंटू आई अपान आर डी एल। यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एल क्या है 2 पाई आर होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे म्यू 0.2 पाई इंटू आई अपान आर इंटू 2 पाई आर, तो यहाँ से पाई कैंसिल और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल क्या हो जाएगा, म्यू 0 आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर एच एस हमारा मिल गया। ठीक है, तो इसी को हमें प्रूव करना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0 आई यानी कि आर एच एस आपका आ गया। ठीक है, अगर हम केस सेकेंड की बात करें, किसकी बात करें, केस सेकेंड की बात करें अनियमित आकृति के लिए, किसके लिए, अनियमित आकृति की बात करेंगे तो इसमें अनियमित आकृति देखेंगे जैसे आपका कोई निश्चित आकृति नहीं रहेगी। ठीक है, मान लेते हैं ये सूक्ष्म लंबाई DL3 DL2 SI लंबाई है हमारी, और B1 B2 B3 हमारे चुंबकीय क्षेत्र हैं, और जो एंगल बन रहा है इसमें d θ1 d θ2 d θ3 है, और अगर त्रिज्या की बात करते हैं R1 R2 R3 है। ठीक है, तो ये आपको मान लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अनियमित आकृति के लिए निकालेंगे, तो चलिए निकाल कर आपको बताते हैं। यहाँ पे माना धारावाही चालक तारों के चारों ओर, क्या माना धारावाही चालक तारों के चारों ओर विभिन्न खंडों को बांट लेते हैं। क्या इसके चारों ओर क्या कर देते हैं, विभिन्न खंडों को बांट लेते हैं। प्रत्येक खंड की लंबाई DL1 DL2 DL3 और DLN है तथा केंद्र से दूरी क्रमशः R1 R2 R3 है एवं केंद्र पर आंतरिक कोण dθ1 dθ2 और dθ3 है। ठीक है, तथा प्रत्येक खंड का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B1 B2 B3, जो हमने आपको बताया वही ऊपर वाला लिख दिए हैं नीचे शब्दों में। ठीक है, अब कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होती है। तो यहाँ से dθ1 क्या हो जाएगा, DL1 अपान R1। ठीक है, ये हमारा क्या है, चाप है, ये हमारा त्रिज्या है। ठीक है, और dθ की बात करें DL2 अपान R2, dθ3 की बात करेंगे DL3 अपान R3। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब यहाँ से देखिए B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0.2 पाई इंटू आई अपान आर, और B1 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0.2 पाई इंटू आई अपान R1, और B2 की बात करेंगे म्यू 0.2 पाई इंटू आई अपान R2, और B3 की बात करेंगे म्यू 0.2 पाई इंटू आई अपान R3। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम से। क्या एम्पियर के परिपथीय नियम की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0 आई, क्या म्यू 0 आई। ठीक है, और LHS की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी डी एल। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व कर देंगे B1 DL1 प्लस B2 DL2 प्लस B3 DL3। ठीक है, अब ये समेसन है तो आपको पूरा जोड़ देना है यहाँ पे, या जोड़ देंगे तो म्यू 0.2 पाई इंटू आई अपान आर DL1 प्लस म्यू 0.2 पाई इंटू आई अपान आर DL2। ठीक है, और यहाँ से कॉमन लेंगे म्यू 0.2 पाई इंटू आई, तो क्या हो जाएगा DL1 अपान R1 प्लस DL2 अपान R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। और अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू 0.2 पाई इंटू आई dθ1 प्लस dθ2 प्लस dθ3। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू 0.2 पाई इंटू आई समेशन dθ, क्या समेशन dθ, तो समेशन dθ कितना होगा, 2 पाई के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यू 0.2 पाई इंटू आई इंटू 2 पाई, क्या हो जाएगा म्यू 0.2 पाई इंटू आई इंटू 2 पाई। और यहाँ से अगर हम फिर पुनः सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो क्या बचेगा, म्यू 0 आई बचेगा। यही हमें प्रूव करना था RHS। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं आगे क्या है हमारा। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, किसी कारण अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। चलिए आगे आपको बताते हैं। मान लेते हैं, माना किसी अनंत लंबाई के तार में बहने वाली विद्युत धारा, मान लेते हैं किसी अनंत लंबाई के तार में, जो अनंत लंबाई का तार है, तार में बहने वाली विद्युत धारा I, इस तार से R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B, यदि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा L दूरी पर हो तो एम्पियर के परिपथीय नियम की बात करेंगे। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल क्या हो जाएगा, म्यू 0 इंटू आई समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी डेल्टा एल थीटा बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से इसकी त्रिज्या हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, आई है। ठीक है, करंट है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल क्या हो जाए, ऐसे इससे निकालेंगे
तो वेक्टर क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल कॉस थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। थीटा बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कास 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल हो जाएगा और बी को बाहर करेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन डी एल बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर क्या हो जाएगा बी इंटीग्रेशन डी एल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे चूँकि क्लोज इंटीग्रेशन डी एल बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर क्या हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को जब सॉल्व करेंगे तो b इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू 0 आई। टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा हमारा म्यू 0 अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर। तो यही हमें प्रूव करना था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अनंत लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल लिया। तो ये आपको फार्मूला याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी है। तो वृत्ताकार कुंडली, क्या वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्या वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री, आई है यहाँ पे डेल्टा एल है, थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट के नियम से अगर देखेंगे यहाँ पे तो डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन 90 डिग्री अपान आर स्क्वायर। तो साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, ठीक है। यदि संपूर्ण कुंडली का वैद्युत क्षेत्र बी हो तो, यदि संपूर्ण कुंडली का जो वैद्युत क्षेत्र है वो बी हो तो क्या हो जाएगा बी बराबर क्या हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन डेल्टा बी बराबर क्लोज इंटीग्रेशन म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर। यहाँ से और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर स्क्वायर क्लोज इंटीग्रेशन डेल्टा एल, तो क्या हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई आर इंटू 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ से देखिए आर से आर कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यहाँ बचेगा 2 आर बचेगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बी बराबर म्यू 0 अपान 2 आर इंटू आई, ठीक है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा n इंटू म्यू 0 अपान 2 पाई इंटू आई। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो, वेरी सिंपल है। अगर आपको पंचांतर आ रहा हो, फार्मूले याद हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दो समांतर धारावाही चालक के बीच बल। करने का मतलब क्या हुआ, ये दो समांतर धारावाही चालक हैं, इनके बीच हमें क्या निकालना है बल निकालना है। क्या निकालना है बल निकालना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ मान लेते हैं, माना दो धारावाही चालक तार पी क्यू तथा आर एस जिसकी लंबाई यल दोनों तार आर दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं जो हमारे जो की चालक हैं, ठीक है, ये आर दूरी पर स्थित है, इनकी लंबाई क्या है कैपिटल यल है और इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है V1 है, इसमें करंट I2 इसमें I1 प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और QS और QR ले लेते हैं, PQ और RS ले लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। माना दो धारावाही चालक तार PQ तथा RS जिसकी लंबाई L दोनों तार R दूरी पर एक दूसरे से समांतर स्थित हैं। तार PQ तथा RS में प्रवाहित विद्युत धारा I1 तथा I2 एक ही दिशा में होने के कारण इनके बीच जो आकर्षण बल लगता है क्या होगा। तथा देखिए चित्र बी में जो चालकों की धारा के विपरीत होने के कारण इनके बीच क्या होगा प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। अगर धारा विपरीत होगी तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, धारा समान होगी तो आकर्षण बल लगेगा, इसमें थोड़ा उल्टा होता है, आप इसको याद कर लीजिए। यानी बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0 अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर से क्या हो जाएगा, यदि PQ में प्रवाहित धारा I के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 तथा दोनों चालकों के बीच की दूरी R हो तो B1 बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0 अपान 2 पाई इंटू आई1 अपान आर, समीकरण नंबर 1। यहाँ से अब बराबर क्या हो जाएगा IBL साइन थीटा से, तो क्या हो जाएगा अब बराबर I2B1L इंटू साइन थीटा साइन 90 डिग्री, क्या हो जाएगा अब बराबर क्या हो जाएगा I2B1L, समीकरण नंबर 2, ठीक है। B1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो यह बराबर क्या हो जाएगा I2 म्यू 0 अपान 2 पाई इंटू I1 अपान आर इंटू L, ठीक है। F अपान L बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0 अपान 2 पाई इंटू I1 I2 अपान आर, समीकरण नंबर
3 यहाँ पर हमने मान रखा है, ठीक है, यानी b1 का मान हमने यहाँ पर पुट अप कर दिया है। अब b1 आप पूछेंगे कहाँ से आया, देखिए यहाँ b1 आपका आया हुआ है म्यू 0.2 पाई I1/r, यहाँ से आपको यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो b1 का मान जब रख देंगे तो आपका यहाँ पे वो चीज़ें मिलने वाली, इस समीकरण में आप b1 का मान रख देंगे तो ये समीकरण हमारा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए म्यू 0 बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, तो क्या हो जाएगा F/L बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7/2 पाई I1 इंटू I2/r। F/L बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 I1 I2/r, ठीक है, समीकरण नंबर 4, ठीक है। यदि I1 बराबर I2 और I बराबर यानी दोनों बराबर क्या हो जाए I हो जाए, तो F/L बराबर 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू I/r, तो F/L बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 I2/r, समीकरण नंबर 5। I बराबर क्या हो जाएगा 1 एम्पियर, R बराबर 1 मीटर हो तो देखिए निकलेगा क्या, यहाँ पर निकलेगा F/L बराबर 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारा न्यूमेरिकल्स इससे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए क्या है, गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, किसी कारण गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी पथ पर गति करता है, जब मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है जो किसी पथ पर गति करता है तो डेल्टा टी समय में डेल्टा वी वेग से डेल्टा एल दूरी तय करता है, ठीक है। यदि कोई गतिमान आवेश कोई इलेक्ट्रॉन किसी पथ पर गति करता है तो गतिमान आवेश का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हम निकालेंगे। तो देखिए मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है किसी पथ पर गति करता है तो वह डेल्टा टी समय में डेल्टा वी वेग से डेल्टा एल दूरी तय करता है। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा समय, क्या हो जाएगा दूरी बटा समय। तो यहाँ से निकालेंगे डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा एल अपान डेल्टा टी, और डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी। आई बराबर क्या हो जाएगा क्यू बाई टी, ठीक है, क्यू बाई डेल्टा टी। यहाँ से आई बराबर क्या निकालेंगे क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब चलिए आगे आपको बताते हैं। अब बायो-सेवर्ट के नियम से क्या हो जाएगा डेल्टा बी बराबर म्यू 0.4 पाई आई डेल्टा एल अपान आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम आई का मान पुटअप करेंगे, ठीक है। आई डेल्टा एल का मान रखने पर अगर इसमें आई डेल्टा एल का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आप देखेंगे तो डेल्टा बी बराबर म्यू 0.4 पाई क्यू अपान डेल्टा टी इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी साइन थीटा, ठीक है, अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से डेल्टा बी का मान जब निकालेंगे तो म्यू 0.4 पाई इंटू क्यू इंटू डेल्टा बी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर आपका मिलने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी आपको नोट कर लेना है। आगे देखिए आगे क्या है हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, क्या है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति की बात करेंगे। तो माना कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं माना कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति कर रहा है तो इसमें उपस्थित आवेश q चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो पृष्ठ के अभिलंबवत होगी। अब इस स्थिति में क्या होगा कुंडली में उत्पन्न लॉरेंस बल क्या हो जाएगा F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, समीकरण नंबर 1, ठीक। अब देखिए जब b की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, समीकरण नंबर 1 में। तो क्या हो जाएगा F बराबर क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, F बराबर क्यू वी बी हो जाएगा क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। मान लेते हैं माना वृत्ताकार पथ पर आवेश q जिसका द्रव्यमान m केंद्र से दूरी r था इलेक्ट्रॉन v वेग से गतिशील हो तो लॉरेंज बल ही अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा F बराबर mv स्क्वायर अपान r, समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण नंबर 2 और 3 से क्या हो जाएगा कि माइनस क्यू वी बी अपान 1 बराबर mv स्क्वायर अपान r। तो यहाँ क्या हो जाएगा r क्यू वी बी बराबर mv स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा r बराबर mv स्क्वायर अपान क्यू वी बी, r बराबर क्या हो जाएगा mv अपान क्यू बी, समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, इस सूत्र से क्या निकलेगा v बराबर 2 पाई r अपान टी और t बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई r अपान v, समीकरण नंबर 5, ठीक है। समीकरण नंबर 4 से r का मान समीकरण नंबर 5 में रख देंगे
तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2π/v इंटू m/v/q_b। क्या हो जाएगा टी बराबर 2πm/q_b, समीकरण नंबर 6। अब यहाँ से देखेंगे इस सूत्र से अब बराबर 1/t होता है, समीकरण नंबर 7, जहाँ अब क्या है हमारी फ्रिक्वेंसी है यानी कि आवृत्ति है। अब टी का मान समीकरण नंबर 7 में जब पुटअप करेंगे हम यहाँ पे, यानी सी का मान किस में, टी का मान किस में पुटअप करेंगे, समीकरण नंबर 7 में पुटअप करेंगे तो अब बराबर क्या हो जाएगा 1/2πm/q_b, यानी कि अब बराबर q_b/2πm। ठीक है, समीकरण नंबर 8। अब देखेंगे यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगा हाफ m/v², 2k बराबर m/v², v² 2k/m, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा v बराबर √2k/m। ये समीकरण नंबर 9 निकल कर आएगा। आगे चलिए, अब देखिए v का मान समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। किसमें, v का मान समीकरण नंबर 4 में रख देंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा m इंटू √2k/m/qb, और यहाँ से देखेंगे √m इंटू √2k/m/qb, m बराबर क्या हो जाएगा √m इंटू m बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि अगर इसका हम बाहर निकालेंगे इसको तो क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ कह रहा है इसमें। तो r बराबर क्या हो जाएगा √2m/qb, समीकरण नंबर 10। तो यही हमको सारी चीज़ें प्रूव करनी थी। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब चलिए देखिए आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। दो समांतर चालकों में गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय बल, जैसे मैंने क्या निकाला, अभी क्या निकाला हमने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाला, उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, चुंबकीय बल निकालेंगे। तो दो समांतर चालकों के कारण क्या निकालेंगे हम, चुंबकीय बल निकालेंगे। तो मान लेते हैं उसी के अनुसार से क्या मान लेंगे, यहाँ पे पी क्यू और आर एस हमारे क्या हैं, एक समांतर चालक हैं, यहाँ आर दूरी पर रखे हुए हैं, ये B1 है, ये Q1 Q2 है, ये V1 यहाँ पे आवेश होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। मान लेते हैं, माना दो समांतर धारावाही चालक तार, क्या मान लेते हैं दो समांतर धारावाही चालक तार PQ तथा RS हैं, जिसमें दो गतिमान आवेश क्रमशः Q1 Q2, इन आवेशों के वेग क्रमशः V1 तथा V2 हैं। ठीक है, चित्र ए में जब PQ तथा RS में आवेश एक ही दिशा में चलता है तो उनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। जब आवेश क्या होगा इसमें एक ही दिशा में होगा तब आकर्षण होगा, और जब विपरीत दिशा में होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, ये दोनों समांतर धारावाही चालकों के बीच की दूरी r एवं कोण थीटा = 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा v बराबर μ0.4π qv sin θ/r², समीकरण नंबर 1। इसको मान लेंगे, आगे आप मानेंगे। आगे देखिए, PQ तार में, किसमें, PQ तार में आवेश Q1 के कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 हो तो V1 बराबर क्या हो जाएगा μ0.4π qv1/sin θ/r², समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे यहाँ पे RS तार में उत्पन्न चुंबकीय बल, क्या RS तार में उत्पन्न चुंबकीय बल Fm हो तो F बराबर क्या हो जाएगा qvb sin θ से, Fm बराबर क्या हो जाएगा Q2 V2 V1 sin θ, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब V1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, Fm बराबर क्या हो जाएगा Q2 V2 μ0.4π Q1 V1 sin θ/r² sin θ। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, Fm बराबर क्या हो जाएगा μ0.4π Q1 Q2 V1 V2/r² sin² θ, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं V1 बराबर V2 बराबर V और θ = 90 डिग्री, तो सॉल्व करेंगे इसको क्या हो जाएगा, Fm बराबर क्या हो जाएगा μ0.4π Q1 Q2 V²/r², इसका मान टोटल 1 हो जाएगा। तो मिलेगा क्या, यहाँ पे हमारा मिलेगा क्या, Fm बराबर μ0.4π Q1 Q2/r² इंटू V², समीकरण नंबर 4। चलिए आगे आप पढ़ने वाले हैं, दो समांतर धारावाही गतिमान आवेश के बीच चुंबकीय बल एवं वैद्युत बल की तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे Fm बराबर क्या हो जाएगा μ0.4π Q1 Q2/r² इंटू V², समीकरण नंबर 1। और कूलम्ब के नियम से अगर देखेंगे हम तो Fe बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r², समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे
तो अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करेंगे तो एफ एम अपान एफ ई बराबर μ0/4 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, एफ एम अपान एफ ई बराबर क्या हो जाएगा μ0 एप्सिलॉन नॉट इंटू वी स्क्वायर, और यहाँ से देखेंगे μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c स्क्वायर, हमने पीछे इसको सॉल्व किया है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे एफ एम अपान एफ ई बराबर क्या हो जाएगा 1/c स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, तो एफ एम अपान एफ ई बराबर क्या हो जाएगा v/c का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो धारावाही गतिमान आवेश के बीच चुंबकीय बल और हमारा विद्युत बल में यही अंतर होगा, v/c वर्ग का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखेंगे साइक्लोट्रॉन आखिरकार होता क्या है, साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे आखिरकार साइक्लोट्रॉन होता क्या है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति होती है, जनरली रूप में समझेंगे, एक ऐसी युक्ति या डिवाइस होती है जिसका उपयोग प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और अल्फा कणों को आवेशित करके त्वरित करने में किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो प्रोटॉन के जो कण होंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण के जो कण होंगे, उनको त्वरित किया जाता है, यानी कि अत्यधिक वेग दिया जाता है। ठीक है, तो यह हमारा चुंबकीय पृष्ठ के बाहर है, ये विक्षेप पट्टिका है, ये निर्गम झिर्री है और ये आवेशित कण है। ये हमारा D2 हो जाएगा, ये दोलक हो जाएगा, ये D1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे इसको समझाते हैं, आपका इसका सिद्धांत क्या है। तो मूल सिद्धांत इसका क्या है, साइक्लोट्रॉन इस तथ्य पर आधारित होता है कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, मान लेते कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगातार त्वरित होता जाए, तो ये आवेशित कण सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करते हैं। किसका? सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करते हैं, जिसके कारण कण की चाल लगातार बढ़ती रहती है। किसका? लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सर्पिलाकार पथ का उपयोग करेंगे तो इसकी गति क्या होगी, लगातार बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब इसकी रचना की बात कर लेते हैं। तो जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसमें एक लॉरेंज बल उत्पन्न होता है। ठीक है, मान लेते हैं माना कण पर आवेश Q, तो कण का मान वेग v कण की चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित हो, तो यह बराबर क्या हो जाएगा QV साइन थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री। यह बराबर क्या हो जाएगा QVB साइन 90 डिग्री, क्या हो जाएगा यह बराबर QVB, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यदि केंद्र से सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या r हो तो कण का द्रव्यमान एवं उसमें उत्पन्न वेग v हो, तो यह बराबर क्या हो जाएगा mv स्क्वायर अपान r, समीकरण नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से निकालेंगे तो QVB अपान 1 बराबर mv स्क्वायर अपान r। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और तो r बराबर mv अपान QV निकल कर आएगा। यही आपको साइक्लोट्रॉन का रचना और सिद्धांत है। ठीक है, आगे देखेंगे यदि चाल बराबर क्या है, दूरी बटा समय, तो इस सूत्र से क्या निकालेंगे, v बराबर 2 पाई r अपान t। और देखिए समीकरण नंबर 4 में r का मान जब हम रखेंगे तो t बराबर क्या मिलेगा 2 पाई अपान v इंटू mv अपान QV। ठीक है, t बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई अपान QV, समीकरण नंबर 5। ठीक है, सूत्र की बात करेंगे तो हाफ mv स्क्वायर से क्या हो जाएगा v बराबर 2k अपान m, v बराबर क्या हो जाएगा √2k अपान m, समीकरण नंबर 6। यही हमको प्रूव करना था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जब वेग मालूम हो, द्रव्यमान मालूम हो और गति आपको के निकालना हो, के भी निकल जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे निकल जाएंगी आपकी। ठीक है, चलिए देखिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बल योग में। ठीक है, अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हमारा कोई है जिसमें हम क्या निकालना है, धारा लूप पर क्या निकालना है, बल योग में निकालना है। मान लेते हैं हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र है, आपको देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र है हमारे, मान लेते इसकी लंबाई क्या है L है, चौड़ाई भी क्या है B है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे F1 बल लगेगा, यहाँ पे F2 बल लगेगा, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा एंगल बनेगा। ठीक है, ये F3 है या F4 बल लग रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं PQRS एक आयताकार धारा लूप है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब खंड PQ में धारा I तथा खंड की L हो, तो यह बराबर क्या हो जाएगा IBL साइन थीटा से। F3 बराबर क्या हो जाएगा IBL, समीकरण नंबर 1, तथा खंड RS के लिए क्या हो जाएगा F4 बराबर क्या हो जाएगा IBL, समीकरण नंबर 2। अब खंड QR के लिए क्या हो जाएगा F1 बराबर IB और B साइन थीटा 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा F1 बराबर I कैपिटल B इंटू स्मॉल b कॉस थीटा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं।
इसी प्रकार अगर F2 की बात करेंगे तो I इंटू कैपिटल B बराबर कास्ट है समीकरण नंबर 4। अब बलयुग्म F1 तथा F2 एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत हैं, इसीलिए यहाँ एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। एक दूसरे के प्रभाव क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। तथा क्या हो जाएगा? बलयुग्म F3 एवं F4 एक दूसरे के समान है। क्या है? एक दूसरे के समान है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 90 माइनस थीटा, ये R है, ठीक है। P और Q यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर QR अपान B और QR बराबर क्या हो जाएगा? B साइन थीटा, समीकरण नंबर 5। तो टाउ बराबर क्या हो जाता है? बल इंटू बल की क्रिया रेखा से दूरी QR। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाउ बराबर IBL इंटू B साइन थीटा, यानी कि L इंटू B बराबर A हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? IBA साइन थीटा, समीकरण नंबर 6। तो यही हमको प्रूव करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। हम आगे बात करेंगे चल कुंडली धारा मापी की, जिसे हम क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ये हमारा पैमाना हो जाएगा। के क्या है? ऐंठन है। और ये हमारा क्या है? नर्म लोहे की क्रोड है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है? घूम रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र हैं सारे, और ये चुंबकीय क्षेत्र में आपको घूम रहा है, ठीक है। आगे चलिए बताते हैं। माना कुंडली में प्रवाहित धारा I आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल A हो तो टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। जब चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो तो टाउ बराबर NIAB साइन 90 डिग्री, और यहाँ से टाउ बराबर क्या हो जाएगा? NIAB, समीकरण नंबर 2। मान लेते हैं माना कुंडली का ऐंठन नियतांक के तथा चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण द्वारा बनाया गया कोण फाई हो तो कुंडली में उत्पन्न प्रत्यानयन बल क्या हो जाएगा? K फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K फाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, जब किसी कुंडली क्षेत्र में बल आघूर्ण उसके कुंडली में उत्पन्न प्रत्यानयन बल के बराबर होता है तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? प्रत्यानयन बल, यानी कि NIAB बराबर K फाई, और I बराबर क्या निकालेंगे? K अपान NAB फाई, समीकरण नंबर 4। यानी K डैश बराबर क्या लेते हैं? मान लेते हैं K डैश बराबर K अपान NAB, जहाँ K डैश क्या है? धारा परिवर्तन गुणांक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? K फाई हो जाएगा। क्या? K फाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे K फाई नहीं, K डैश फाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, धारा सुग्राहिता की बात करेंगे। धारा सुग्राहिता आखिरकार होती क्या है? तो जब किसी चल कुंडली में जब किसी चल कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें जो विक्षोभ उत्पन्न होता है उसे धारा सुग्राहिता कहते हैं। मान लेते हैं कोई हमारी चल कुंडली है, तो एकांक धारा उसमें जब प्रवाहित करेंगे हम, तो उसमें जो विक्षेप उत्पन्न होगा उसी को हम धारा सुग्राहिता कहते हैं। इसे क्या फाई अपान आई, यानी फाई अपान आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए, और NIB बराबर क्या होता है? K फाई से फाई अपान आई बराबर क्या हो जाएगा? NAB अपान K, और ये धारा सुग्राहिता हमारा है, ठीक है। फाई अपान आई तो क्या हो जाएगा? NAB अपान K, ठीक है। तो फाई अपान आई बराबर क्या हो जाएगा? NAB अपान K। धारा सुग्राहिता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, और धारा सुग्राहिता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान K के होता है। चलिए अब वोल्टेज सुग्राहिता की बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। तो जब किसी कुंडली के सिरों पर जब किसी कुंडली के सिरों पर वोल्टेज बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है तो उसके कोणीय विक्षेप में जो परिवर्तन होता है, ठीक है। अगर हम किसी कुंडली के सिरों पर वोल्टेज बढ़ाए जाते हैं तो या घटाया जाता है तो उसके कोणीय विक्षेप में जो परिवर्तन होता है उसे वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। इसे फाई अपान V से प्रदर्शित करेंगे। तो फाई अपान V बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे V बराबर IR, यानी कि फाई अपान IR, यानी कि फाई अपान I बराबर इंटू 1 अपान R, यानी वोल्टेज सुग्राहिता क्या होती है? धारा सुग्राहिता अपान R, या वोल्टेज सुग्राहिता बराबर क्या होगी? NAB अपान R इंटू K, ठीक है। यूनिट अपान फाई अपान V की बात करेंगे। टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या वेबर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या वेबर प्रति फुट स्क्वायर, या गॉस, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चलिए आगे आपको बताते हैं। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग की बात करेंगे। तो धारावाही टोरॉयड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? जब किसी धारावाही परिनालिका के दोनों हिस्सों को मोड़कर जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार बनी बंद आकृति को टोरॉयड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या हो जाएगा?
इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू इंटू आई नेट। ठीक है, अब केस फर्स्ट की बात करेंगे तो टोरॉयड के क्रोड पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू जीरो आई नेट। समीकरण नंबर 1, माना टोरॉयड में एक बिंदु P है जिसका केंद्र से r दूरी r है तथा चुंबकीय क्षेत्र B का सूक्ष्म भाग डेल्टा एल हो तो इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा। यहाँ से इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 डिग्री, तो इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डी एल, या बी बाहर करेंगे इंटीग्रेशन डी एल लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन डी एल बराबर 2 पाई आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर बी इंटू 2 पाई आर। समीकरण नंबर 2 से माना कुंडली की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n तथा कुंडली के परिधि में कुल फेरों की संख्या n इंटू 2 पाई आर, तो कुंडली में प्रवाही नेट धारा क्या हो जाएगी n इंटू 2 पाई आर इंटू आई। ठीक है, आई नेट बराबर क्या हो जाएगा n इंटू 2 पाई आर इंटू आई। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 1 में आई नेट का मान रखेंगे तो ये आपको मिलने वाला है वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू जीरो n इंटू 2 पाई आर इंटू आई। समीकरण नंबर 4, अब समीकरण नंबर 2 और 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बी बराबर बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू जीरो n इंटू 2 पाई आर इंटू आई। बी बराबर क्या हो जाएगा n म्यू जीरो आई। समीकरण नंबर 5, अब केस सेकंड की बात करते हैं तो टोरॉयड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो टोरॉयड के भीतरी भाग में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो आई नेट बराबर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से एम्पियर के परिपथी नियम से क्या हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू जीरो आई नेट, या म्यू जीरो आई या 0 बराबर 0, तो बी डी एल कॉस थीटा बराबर 0, बी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब केस सेकंड की बात करेंगे तो टोरॉयड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो टोरॉयड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो टोरॉयड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र धारा नहीं बहेगी, वहाँ पर कोई धारा नहीं बहती है, तो आई नेट बराबर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो एम्पियर के परिपथी नियम से क्या हो जाएगा म्यू जीरो आई नेट बराबर 0, यानी कि बी डी एल कॉस थीटा बराबर 0, यानी कि बी बराबर टोटल 0 निकल कर आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स इसमें बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आपकी पीडीएफ इसको मिल जाएगी SKM टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक जय हिंद जय भारत।